हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 रहेगा ग्रेविटेशन का चैप्टर। तो पिछले 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा रेस्ट का कंसेप्ट, मोशन का कंसेप्ट, मोशन की डिफरेंट टाइप्स, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट आपको समझाया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट आपको समझाया। इसी तरह से एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपने सीखा। और वही उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से जब मोशन में आता है तो उसके लिए कौन सी चीज़ वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है, फोर्स वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो फोर्स इज़ द बेसिक कोज ऑफ मोशन। रेस्ट से मोशन में आ रहा हो तो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और भाई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे ही एक फोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की एग्जिस्टेंस या इसका कंसेप्ट कहाँ से आया भाई? न्यूटन जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ उस पेड़ से फ्रूट्स जो हैं, एप्पल का वो ट्री था और वो एप्पल उसके पास नीचे की तरफ गिर रहे थे। तो न्यूटन ने वहाँ पर विचार किया कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा है, ये राइट साइड में भी जा सकता था, ये लेफ़्ट साइड में भी जा सकता था। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों रही है, टुवर्ड्स अर्थ सरफेस ही क्यों रही है। तो उसने आइडिया लगाया कि भाई अर्थ जो है वो उस एप्पल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इसी इंसिडेंट से फिर जनरेशन हुई कौन से फोर्स की एग्जिस्टेंस की, ग्रेविटेशनल फोर्स की या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तो सिंपली एक एप्पल के लिए बात थी। डेली लाइफ में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे प्लैनेट जो हैं वो सन के अबाउट मूव करते हैं, या मून जो है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके कारण एडजस्ट हो रही हैं? क्योंकि सन और प्लैनेट के बीच में, अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। आप एक कॉमन से ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, अगर किसी बॉल को आप अपवर्ड साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर हाइट कवर करने के बाद वापस अर्थ सरफेस की तरफ आ जाती है। इसका मतलब अर्थ कुछ न कुछ उस बॉल के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसके कारण वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है। तो इन सारे डिस्कशन का कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जिस फोर्स से एक दूसरे को वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोला गया भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट बोला गया। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट से फिर कई क्वेश्चन राइज होते हैं। क्वेश्चन क्या राइज होगा भाई कि भाई अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जब एप्पल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो फिर एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने देना चाहिए था। तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा, उसके पीछे कंसेप्ट कौन सा लगेगा भाई? आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, F=ma। उसके बेस पर अगर आप ए को एक साइड में ले जाएंगे तो F/m कह सकते हैं। अब देखिए एप्पल और अर्थ को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एप्पल का मास क्या होता है भाई? कम होता है, और मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे यूनिवर्स से प्रोपोर्शनल लाई कर रहे हैं।
तो एप्पल क्या होगा भाई, ज़्यादा एक्सेलरेट होगा क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। जबकि अर्थ के केस में अपोजिट हो जाएगा। अर्थ के केस में क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है इसलिए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी भाई, कम रहेगी। इसीलिए वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती, जबकि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास लाई करता है कि भाई अगर अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर मून जो है वो अर्थ पर फॉल हो जाना चाहिए था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अगर अर्थ, तो मून जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल हो जाना चाहिए था। तो उस कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले एक एक्टिविटी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, उस एक्टिविटी से फिर इस कंसेप्ट को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो क्या एक्टिविटी लेंगे, कोई थ्रेड आपने लिया और उसके साथ एक स्टोन को आपने टाइड कर दिया और यहाँ से उसको होल्ड करते हुए आपने इसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा दिया। यहाँ से इसको होल्ड करते हुए सर्कुलर पाथ में मूव करवा दिया। ये एक स्ट्रिंग थी और ये स्टोन इसके ऊपर है, स्टोन जो है इस स्ट्रिंग से टाइड कर रखा है। तो ऐसे घुमाते जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को छोड़ दिया। स्ट्रिंग को आप जैसे ही छोड़ते हैं तो वो स्टोन क्या कर जाता है भाई, जो अभी तक मूव कर रहा था एक सर्कुलर पाथ पर है, वो क्या कर जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल ऑफ हो जाता है। मान लीजिए आप यूँ घुमा रहे थे और जैसे ही आपने रिलीज़ किया तो अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ वो फॉल कर जाएगा। तो वो फॉल कब हुआ, जब यहाँ से सेंटर का और इसका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ से आप इसको होल्ड किए हुए थे स्ट्रिंग को, जैसे इस स्ट्रिंग को यहाँ से सेंटर से आपने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा था जिसके कारण ये इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था, वो फोर्स का कंसेप्ट यहाँ से हट जाएगा। और ये जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करता है इसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सर्कुलर पाथ पर ये कब तक मूव कर रहा था, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा था। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ से इफ़ेक्ट हट गया तो ये स्टोन जो है वो फॉल ऑफ कर जाता है। अब हम मून का कंसेप्ट इससे रिलेट करवाएंगे। अब अगर यहाँ पर इससे सेंटर पर हम क्या लेकर चलें, अर्थ लेकर चलें और ये मून जो है मूव कर रहा है। अब जैसे ये फॉल होने को होता है अर्थ सरफेस पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर फॉल होने को हुआ इधर मुड़ गया, यहाँ पर फॉल होने का हुआ इधर मुड़ गया, यहाँ पर फॉल होने का हुआ इधर मुड़ गया। ऐसे हर एक पॉइंट पर जैसे ही मून अर्थ सरफेस की तरफ फॉल होने को होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में काम करता है, जो कि उसको अर्थ सरफेस पर फॉल नहीं होने देता। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो मून एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएगा और वो अर्थ सरफेस पर फॉल हो जाता। लेकिन क्योंकि अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है मून, और वो कभी भी अर्थ सरफेस पर फॉल नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक सी हमारे डिस्कशन थे ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। उसके बाद हमारा कंसेप्ट यहाँ पर बनता है भाई कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया भाई, न्यूटन ने ही दिया। या इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हम इसको कह देते हैं। तो उन्होंने क्या बताया
कि भाई इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और वो जो फोर्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस, एक का कैपिटल एम है दूसरे का स्मॉल एम है, तो उन दोनों के मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो f जो है उस d के स्क्वायर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से देखिए भाई, ये अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइंड कर दें तो यहाँ से f प्रोपोर्शनल में आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या आ जाएगा? d स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये कैपिटल G जो कांस्टेंट आ गया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। और इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। G को एक साइड में ले जाइए, ये आ जाएगा FD स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। अब F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी यूनिट आप जानते हैं न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम 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 स्क्वायर आ जाएगा। तो G की जो यूनिट होंगी, यूनिट ऑफ कैपिटल G, इट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कैपिटल G की, वो कितनी होती है भाई? इट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही रिलेट करता एक साइंटिस्ट और हुए हैं केपलर। उन्होंने भी इससे रिलेटेड, प्लेनेट से रिलेटेड कुछ लॉ दिए हैं जिनको केपलर्स लॉ के रूप में जाना जाता है। तो केपलर के 3 लॉज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा हमारा कौन सा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाई करता है, उस चीज़ को केपलर्स लॉज से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो केपलर्स लॉज क्या क्या रूल्स होते हैं भाई केपलर्स लॉज की? केपलर ने 3 लॉ दिए भाई, जिसमें फर्स्ट केपलर लॉ क्या बोला जाता है कि भाई लॉ ऑफ, किस चीज़ का बोला जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ, या लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है। केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई सन जो है वो किस पर लाई करेगा? जो प्लैनेट मूव करते हैं वो कैसे पाथ पर मूव करते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं। तो उस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पॉइंट पर किस चीज़ की लोकेशन होगी? सन की लोकेशन लाई करेगी। ये मान लीजिए कोई इलिप्टिकल पाथ, इस पर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट है, तो सन जो है वो यहाँ पर लाई करेगा। इलिप्स के 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो इन 2 फोकस पॉइंटों में से किसी साइड, किसी भी एक फोकस पॉइंट पर किस चीज़ की लोकेशन होगी भाई? सन की लोकेशन लाई करेगी। और प्लैनेट कहाँ पर? ये इस इलिप्टिकल पाथ पर कहीं पर भी उसकी लोकेशन हो सकती है।
तो फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोला जाता है कि भाई जो प्लेनेट हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और जो सन की लोकेशन लाई करती है उस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पॉइंट पर सन की लोकेशन लाई करती हैं। सेकेंड लॉ यहाँ पर लिया जाता है केपलर्स सेकेंड लॉ, या इसको लॉ ऑफ एरिया भी बोला जाता है। लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज क्या होगा कि भाई अभी जैसे डिस्कशन किया हमने कि प्लेनेट कैसे पाथ पर मूव करते हैं भाई, एक इलिप्टिकल पाथ पर, और ये सन की लोकेशन हो गई। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि भाई डिस्टेंस ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट एंड सन। ये प्लेनेट हमने ले लिया, एक लोकेशन ये थी, एक लोकेशन ये है। लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई दो लोकेशन ले लिया हमने, ए से बी तक जब प्लेनेट मूव करके गया तो जितना टाइम उसने लिया अगर उतना ही टाइम वो दो और लोकेशंस सी और डी में भी अगर उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम है इसमें लेता है, तो जो एरिया स्वैप्ट होगा, ये पॉइंट अगर हम ओ लेकर चलते हैं तो जो एरिया स्वैप्ट होगा ओ ए बी और ओ सी डी, ये क्या आएगा, इक्वल एरिया वहाँ पर लाई करेगा। केपलर सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन स्वेप्ट इक्वल एरिया स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ए से बी तक अगर टाइम टी लिया गया है और सी से डी तक अगर टाइम टी लिया गया है तो जितना एरिया यहाँ पर ओ ए बी का स्वेप्ट हुआ है उतना ही एरिया यहाँ पर ओ सी डी का स्वेप्ट होगा। इसके बाद थर्ड लॉ यहाँ पर केपलर्स थर्ड लॉ, यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, इसको बोला जाता है भाई लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई जो मीन डिस्टेंस है प्लेनेट की, मीन डिस्टेंस क्यों बोली, क्योंकि कभी प्लेनेट यहाँ पर भी लाई कर सकता है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, कभी प्लेनेट यहाँ पर भी लाई कर सकता है तो ये डिस्टेंस कम हो गई। तो एक एवरेज जो डिस्टेंस है किसकी, प्लेनेट की सन से, उसकी उस डिस्टेंस की क्यूब पावर, उसकी क्यूब पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। द क्यूब पावर ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन will be directly proportional to square of the time period of the planet। जो जितना टाइम पीरियड वो प्लेनेट सन के अबाउट अपना एक राउंड कंप्लीट करने में लेता है, उसकी स्क्वायर की वैल्यू के किस चीज़ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन। या इसको आप यूँ ले सकते हैं आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये थ्री लॉ हो गए भाई। यहाँ पर अब इन लॉ की मदद से जो हमने अभी पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें फोर्स जो डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है वो कंसेप्ट कैसे समझा जा सकता है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर हम अर्थ
को या कोई भी प्लेनेट आप लेकर चल रहे हैं वो सन के साथ जिस पाथ पर वो मूव कर रहे हैं, अगर उस पाथ को हम इलिप्टिकल पाथ की बजाय सर्कुलर पाथ ले लें तो वहाँ पर कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा प्लेनेट और सन के बीच में? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है mv²/r। अब m यहाँ पर कांस्टेंट लाई कर रहा है तो f को एक्सप्रेस किया जा सकता है v²/r के रूप में। अच्छा, अब क्योंकि सर्कुलर पाथ हम लेकर चल रहे हैं तो एक जो राउंड कंप्लीट करेगा प्लेनेट, उसकी स्पीड का कंसेप्ट अगर हमने निकालना हो तो स्पीड बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती नहीं होती? तो 2πr/t लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता? अब 2π तो इसमें कांस्टेंट हो गया, तो v को रिलेट कर सकते हैं r/t की फॉर्म में। 2π तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो v प्रोपोर्शनल में आ गया r/t के। v जब r/t के प्रोपोर्शनल में आता है v² की जगह पर r²/t² रखा जा सकता है भाई। यहाँ पर देखिए v²/r जो हम लेकर चल रहे थे तो v² यहाँ पर रिलेट हो जाएगा, v² जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू r²/t² हो जाएगा। तो v² जब r²/t² हो गया, अब देखिए इस r²/t² को यूँ भी लिख सकते हैं v² प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू r³/t²। लेकिन r³/t² तो क्या था? कांस्टेंट था। ये तो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो v² इज़ प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा 1/r। v² इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पर जब ये 1/r की प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, यहाँ पर v² इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो f बताइए प्रोपोर्शनल टू v² की जगह पर 1/r रखो तो 1/r, एक तो r पहले से था, एक इसके साथ आ गया तो 1/r² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसके बेस पर फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो ये रिलेशनशिप था भाई केपलर्स लॉज और किसमें? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो वापस उसी कंसेप्ट पर हम लौटते हैं जो f का रिज़ल्ट हमारे पास जिसके इक्वल आ गया था Gmm/d²। f का रिलेशनशिप Gmm/d²। तो इसमें कैपिटल G का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। कैपिटल M का कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और d जो है वो उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए भाई, हम इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस कहाँ पर लाई करता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ था भाई? प्लेनेट की मोशन जो किसके अबाउट? सन के अबाउट है, वहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ होता है। इसके अलावा मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसमें भी कौन से फोर्स का? ग्रेविटेशन का यूज़ होता है। इसके अलावा हम ग्राउंड सरफेस पर तभी चल पाते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज हम हवा में चलते हैं। हम ग्राउंड सरफेस पर तभी चल पाते हैं क्योंकि अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, तभी हम ग्राउंड सरफेस पर मूव कर पाते हैं। इसके अलावा भाई टाइड्स जो है वहाँ पर भी
कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो टाइड की फॉर्मेशन है वहाँ पर होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। इसके बाद कंसेप्ट आता है भाई हमारे पास किस चीज़ का, फ्री फॉल का। फ्री फॉल का क्या कंसेप्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकिए, वो किस साइड में मूव करेगा, टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। तो वहाँ पर ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर रही है भाई, अट्रैक्ट कर रही है। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कह देते हैं। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाएगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ही स्पेशल केस है, जिसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। तो इसमें देखिए भाई, अब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। मान लीजिए कोई स्टोन अपवर्ड से डाउनवर्ड साइड में आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी किस चीज़ की जनरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन किसके कारण जनरेट हो रहा है, ये क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए इस स्पेशल एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो वो यूनिट वही हो जाएंगी जो सिंपली एक्सेलरेशन की आपने पढ़ी थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए भाई, एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी अभी भी बताया आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होता चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस किया था, जिसकी वैल्यू आपको बताई थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में स्क्वायर। तो इनमें एक रिलेशनशिप हम यहाँ पर डराइव करेंगे। तो वो डराइव करने के लिए मान लीजिए अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। ये मान लीजिए हमने अर्थ ले ली और इसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका कोई ना कोई मास लाई करेगा, मान लीजिए m है, और उसका वेट कहाँ पर एक्ट करेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिया जा सकता है भाई, mg। अब टुवर्ड्स अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर एक्ट कर रही हैं, एक तो उसका वेट एक्ट कर रहा है और दूसरा यहाँ पर कौन सा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो उसके कारण उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करवाया जा रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पर, वेट तो किसके इक्वल है, mg के इक्वल, ये बैलेंस हो जाएगा जी m अपॉन डी स्क्वायर होता था। अब यहाँ पर डी की बात करें तो बताइए ये इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ है या नहीं, सेंटर से लेकर और इसके सरफेस तक इसकी रेडियस ही तो हुई। तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
यहाँ पर mg था भाई, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट। स्मॉल m क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर रखा हुआ था। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से देखिए भाई g की वैल्यू, अब कैपिटल G की वैल्यू आपने पढ़ी थी, कितनी थी, 6.67 इंटू 10⁻11। और भाई मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो ये होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये जब सारी वैल्यू रखेंगे आप तो जी की आपके पास वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी भाई। इसके बाद भाई बात करते हैं, अगर सेम हाइट से एक शीट ऑफ पेपर को और एक किस चीज़ को, स्टोन को गिराया जाता है, तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रहती है भाई, शीट ऑफ पेपर पहले पहुंचेगा या स्टोन पहले पहुंचेगा। शीट ऑफ पेपर जो है वो बाद में पहुंचेगी और स्टोन जो है वो अर्थ सरफेस पर पहले पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा भाई, इसके पीछे क्या रीज़न होगा, क्योंकि जहां से, जिस हाइट से उनको गिराया गया है, ड्रॉप की करवाया गया है, वो वहां से ग्राउंड सरफेस तक पहुंचने में बीच में क्या ऐड कर रही है भाई, एयर ऐड कर रही है। ये तो शीट ऑफ पेपर है और ये स्टोन है। अब देखिए इसकी अपोजिशन ज़्यादा होगी एयर के द्वारा या इसकी अपोजिशन ज़्यादा होगी एयर के द्वारा। जिसकी अपोजिशन ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम लेगी अर्थ सरफेस तक पहुंचने में, और जिसकी अपोजिशन कम वो फास्टली पहुंच जाएगा। इसीलिए ये तो क्या हो गई भाई, शीट ऑफ पेपर, और ये क्या है भाई, स्टोन। तो दोनों में से कौन सा जल्दी पहुंचेगा, स्टोन विल रीच फर्स्ट ऑन ग्राउंड सरफेस ड्यू टू less amount of resistance created by एयर ने जो रेसिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट किया है वो स्टोन के विद रिस्पेक्ट टू कम बनाया उसने रेसिस्टेंस, जबकि शीट ऑफ पेपर के विद रिस्पेक्ट टू ज़्यादा रेसिस्टेंस वहाँ पर बनाया है। इसीलिए शीट ऑफ पेपर तो बाद में पहुँचेगी और स्टोन जो है वो पहले पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को हम एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर से फॉल करवाएं जहाँ पर एयर एब्सेंट है, तो फिर दोनों जो हैं वो सेम टाइम पर जो है वो फॉल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर एक्ट कर जाएगी। तो एयर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले होता है कि वो जो है उन्होंने वो सेम टाइम पर फॉल हुए हैं या उन्होंने टाइम डिफरेंट लिया है फॉल होने में। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन था भाई हमारा इस चैप्टर का, ग्रेविटेशन का, यहाँ तक।